बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, PSL स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है और हम देख रहे हैं कि जो मोमेंटम बनता चला जा रहा है, मैचेस होते चले जा रहे हैं, इनमें एक्साइटमेंट का लेवल भी बढ़ता चला जा रहा है और बड़े शानदार मुकाबले हो रहे हैं। जिस तरह अगर कल बात की जाए तो कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान मैच खेला गया। कोयटा ग्लैडिएटर ने कराची किंग्स को 6 रन से शिकस्त दी। और दूसरा, अगर आज के हवाले से भी बात की तो आज भी मुल्तान स्टेडियम में मैच जारी है, मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड का। और मुल्तान सुल्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 191 रन का टारगेट दिया और अभी जो करंट सिचुएशन है उसके मुताबिक 112 रन पे 5 खिलाड़ी इस्लामाबाद यूनाइटेड के आउट हो चुके हैं। इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ शो में जो मेरे इन हाउस गेस्ट जो मौजूद हैं, एनालिस्ट इजहार बाजवा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम इरफान साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप सुनाए, मैचेस को एंजॉय कर रहे हैं, एक्साइटमेंट लेवल पूरा बढ़ रहा है। बहुत सनसनीखेज PSL चल रहा है। जैसे हर गुजरते मैच के साथ एक्साइटमेंट लेवल भी बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है और हर मैच कोई ना कोई नया सरप्राइज दे रहा है। थोड़ी मेरा ख्याल डिस्कशन अभी जो करंट मैच चल रहा है थोड़ी इसकी करते हैं। बड़ा ज़बरदस्त किस्म की साइड हम जिस तरह देखते चले जा रहे हैं, एक मुल्तान सुल्तान एक वो साइड नज़र आ रही है जो अनबीटेबल नज़र आ रही है। और इसकी अगर हम बैटिंग लाइनअप की शुरू से बात की कि एक ऐसी साइड है जो सबसे स्ट्रॉन्ग और मेरा ख्याल है जितने पावर हिटर इनके पास है शायद ही किसी साइड के पास होंगे। थोड़ा सा वीकर लिंक नज़र आ रहा है शान मसूद, जो हम शुरू से बात करते चले जा आज भी परफॉर्म नहीं कर पाए। बट अगर उसके अलावा देखा जाए तो इनकी पूरी बैटिंग लाइनअप में आलमोस्ट हर एक की चिप ऑन कर रहा है, हर एक ही रन कर रहा है। चाहे हम बात करें तो उसमें रिजवान ने स्कोर किया, रिली रूसो एज़ यूजुअल आज भी उन्होंने 36 किए। तो कैसे बैटिंग लाइनअप को देखा आपने ख़ास तौर पे ये? और मिलर की बात की जाए, क्या शानदार किस्म की उन्होंने 25 गेंदों पे 52 रन स्कोर किए। देखिए, मुल्तान सुल्तान्स की ये खूबसूरती है कि ये इंतहाई बैलेंस साइड है। इनके पास बैटिंग में भी डेप्थ है और बैट्समैन भी इनके पास हर तरह के हैं जी। शान मसूद, रिजवान ऐसे हैं जो एक लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं, एंकर का रोल प्ले कर सकते हैं। वेरा जो इनके पास उसके बाद शान मसूद और रिजवान के बाद ऐसे बैटर्स आते हैं जो हर पोजीशन, हर किस्म की सिचुएशन में खेल सकते हैं। राइली रूसो बहुत अच्छे हिटर हैं, उसके बाद कीरन पॉलर्ड है, मिलर है, खुशदिल शाह है। तो दे हैव एन अबंडेंस ऑफ टैलेंट। टिम डेविड इनका डगआउट में बैठा हुआ है, exactly. वन ऑफ द बेस्ट हिटर और है। उसके अलावा बॉलिंग में इनकी एक वीकनेस थी जो इनको एक सेटबैक फेस करना पड़ा धानी का। लेकिन लकीली जो धानी की एब्सेंस में जो इनकी सेकंड स्ट्रिंग बॉलिंग है, या कह लें कि इसानुल्लाह, उन्होंने बड़ा अच्छा उसकी कमी को महसूस नहीं होने रहा। तो इस टाइम तो मुल्तान सुल्तान बड़ी स्ट्रॉन्ग जा रही है। और आज के मैच में बात करें, आज फिर उसी तरह वही हुआ, शान मसूद इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। आज राइली रूसो भी उस तरह की फ्लुएंसी नज़र नहीं आई। कल भी हमने शो में बात की थी कि राइली रूसो पावर प्ले में और ओपनिंग ओवर्स में इतना अच्छा नहीं खेलते। शायद उन्हें आज न्यू बॉल फेस करनी पड़ी तो इतना वो अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन इतना तेज जो कंपैरेटिवली प्रीवियस इनिंग्स थी उतनी अच्छी इनिंग्स नहीं खेली। उसके अलावा एक और चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी चीज़, इनकरेजिंग साइन नज़र आया आज के मैच को जो हम देख रहे थे, जब रिजवान ने इस बात को रियलाइज़ किया कि राइली रूसो आज इतना अच्छा नहीं हिट कर रहे, इतना अच्छा वो टाइमिंग नहीं हो रही, तो उन्होंने अपने ऊपर बर्डन लिया। उन्होंने अबरार अहमद है, उसको वो विकेट कीपिंग भी करते हैं उसके अगेंस्ट, उन्हें पता है वो पिक कर सकते हैं, उन्हें पता है कि कौन सी इसकी कैरम बॉल है, कौन सी इसकी गुकली है, कौन सी इसका लेग ब्रेक है। तो वो उनको पता है कि वो उसको बेहतर पिक कर सकते हैं। मिस्ट्री बॉलर है, नए बैट्समैन के लिए खेलना थोड़ा इसलिए राइली रूसो के वो नहीं खेला जा रहा था, तो फिर इसलिए उन्होंने अपने ऊपर बर्डन लिया और राइली उसको छक्का भी मारा और उसको अटैक किया। इससे राइली रूसो के ऊपर से थोड़ा प्रेशर हल्का हो गया, उन्होंने अपनी इनिंग्स बेहतर खेली। और दूसरी चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग फैसिनेटिंग चीज़ है मुल्तान सुल्तान्स के लिए जो हमें नज़र आई, राइली रूसो और रिजवान की पार्टनरशिप अच्छी पार्टनरशिप थी, लेकिन जो उसका स्ट्राइक रेट था या स्कोरिंग रेट था इतना तेज़ नहीं था जी। लेकिन मिलर ने आते ही उसको ओवरकम कर दिया। मिलर ने आज वो वाली इनिंग्स खेली जो राइली रूसो ने कल खेली थी। और नेचुरली इंसान है, जितने मर्जी अच्छे प्लेयर्स हैं, उस तरह की इनिंग्स हर मैच में पॉसिबल नहीं है। और 200 प्लस स्ट्राइक रेट की यूनिकनेस की बात की तो इतनी ज्यादा डेप्थ है। अभी आप देखिए पोलार्ड और ब्रेथवेट जैसे बैट्समैन भी हैं, अगर गिवन डे खुशदिल शाह अगर ये इनमें से एक भी चल जाए तो वो जो प्रीवियस अगर किसी की कम स्ट्राइक रेट वाली परफॉर्मेंस है तो उसको ओवरकम कर जाते हैं। पोलार्ड ने भी आज इतना तेज नहीं खेला जितना उन्होंने पिछले मैच में खेला, लेकिन मिलर की इनिंग्स ने इसको ओवरकम कर लिया। और मेरे ख्याल में इस्लामाबाद यूनाइटेड से ये गलती हुई कि इन्होंने 15-20 रन एक्स्ट्रा दे दिए हैं, जो बहुत मुश्किल लग रहा है कि अभी वो। लेकिन जिस तरह की ये विकेट मुल्तान की है तो उस लिहाज से एक्सपेक्टेड तो यही हम कर रहे थे कि 180-190 का टारगेट होगा। अच्छा, इस्लामाबाद की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। स्टेलिंग हम नज़र आ रहा है कि इस दफ़ा उस फॉर्म में नहीं है जो इनके साथ एसोसिएट की जाती है। हक नवाज चिप ऑन तो करते हैं, लेकिन वो जिस यूथ का
एक्सपीरियंस ना होना और इन चीज़ों की वजह से रश ऑफ ब्लड जिसे कहना चाहिए, कम एज की वजह से हमने देखा कि हर मैच में वो स्टार्ट तो लेते हैं बट वो रश ऑफ ब्लड आता है और ऐसी कोई रैश शॉट खेलते हैं, विकेट दे बैठते हैं। आज भी 21 रन स्कोर किए। इसी तरह बट वेंदर डसन की बात की जाए, वो बताते चले जा रहे हैं कि वो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट बैटर हैं। अभी वो सोल सोल्जर के तौर पे विकेट पे खड़े हैं, 36 रन पे वो बैटिंग कर रहे हैं। बट उसके अलावा आज देखा कि मनरो ने भी अच्छा उनके साथ स्टार्ट लिया बट वो भी आउट हो गए, शादाब अली आउट हो गए, आजम खान आउट हो चुके। तो अभी आपको क्या लग रहा है, कोई होप है इस्लामाबाद यूनाइटेड की कि ये मैच दिस इज डन एंड डस्टेड फॉर देम? इस टाइम जो लेटेस्ट स्कोर है 113 पे 15 है इस्लामाबाद यूनाइटेड, और इन्हें 77 रन चाहिए 31 बॉलों पे और रिक्वायर्ड रन रेट है 14.90 जी। ये बहुत ही मुश्किल टास्क है। और जो विन परसेंटेज आ रही है, प्रोबेबिलिटी आ रही है ESPN क्रिक इन्फो के तहत, वो तकरीबन 15% चांसेस हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के जीतने के। तो द नंबर स्पीक फॉर देमसेल्व्स। इट इज़ वेरी अनलाइकली अनलेस बहुत ही कोई मिरेकल या आउटस्टैंडिंग ऐसा ओवर हो जाए जिस तरह गप्टिल ने कल उसको मारा था एंड्रयू टाई को, फिर ही कोई चांस है, अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। एक जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो कैप्टन है या उनकी जो मैनेजमेंट है, उनके कोच भी जो है इन बोथा वो भी ये उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ ये चीज़ कहा कि हमें पता है कि हमने किस तरह की क्रिकेट खेलनी है, हमने सिर्फ अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, एग्रेसिव खेलना है। कल भी हमने बात की कि नंबर 10 तक इनके पास बैट्समैन है। आपको लगता है कि ये प्लान ठीक रहता है या एक आधा प्लेयर ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो इनिंग्स को बिल्ड करे, एंकर करे, उसको लैग कर रहे हैं या अपनी पूरी लाइनअप के अंदर? मेरे ख्याल में तो रासी वैंडर डसन एक ऐसा प्लेयर है जो कि उसका टेस्ट रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, ODI रिकॉर्ड भी अच्छा है। इसमें ये खसूसियत है या काबिलियत है, ये सिचुएशन के मुताबिक एडजस्ट कर सकता है अपनी गेम को। अगर इसको लगे कि अभी विकेट्स कर गई हैं तो हमने कंसोलिडेट करना है, लंबा खेलना है, पार्टनरशिप बिल्ड करनी है, तो इसमें ये इसके अंदर ये खसूसियत है कि ये इस तरह की गेम भी खेल सकता है और जब अटैक करना पड़े तो अटैक भी कर सकता है। तो ये चीज़ मेरे ख्याल में रासी वैंडरसन काफ़ी हद तक कवर कर लेता है। और बाकी अगर बात करें जो इनका स्टाइल है, नो डाउट इनकी जो ऑल आउट बैटिंग, जो इनकी बैटिंग लाइनअप है बहुत स्ट्रॉन्ग है, डेप्थ बहुत है, इमाद वो मोहम्मद वसीम जूनियर तक, और इवन जो आखिरी इनका 11 नंबर है रुमान रईस, वो 18 की उसकी फर्स्ट क्लास एवरेज है। मोहम्मद वसीम जूनियर भी इवन अब्रार 11वें नंबर पे वो भी हिटिंग कर लेते हैं। तो हर लिहाज से इनके पास बैटिंग डेप्थ है। बट देन अगेन 180 प्लस स्कोर करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, जितनी मर्जी आपकी बैटिंग डेप्थ हो। तो थोड़ा बहुत इन्हें बॉलिंग पे भी कंसंट्रेट करना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी बैटिंग के बलबूते पे ही नहीं टूर्नामेंट में आगे प्रोग्रेस कर सकते। मेरा मानना ये है कि जिस तरह मनरो ने एक परफॉर्मेंस तो अच्छी दे दी, बट मनरो को ये नंबर है नहीं मिडिल ऑर्डर। मनरो की परफॉर्मेंसेस अगर हम देखते हैं न्यूजीलैंड के साथ खेलते हुए और इवन PSL के भी जितने सीज़न इन्होंने खेले, वो तमाम परफॉर्मेंसेस इनकी ओपनर के तौर पे हैं। जैसे हमने कल मैथ्यू वेड की बात की थी, मैथ्यू वेड का रोल भी या फिनिशर का है या ओपन का है। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये जो टीम कम्बिनेशन, जब टीमें कोशिश कर रही हैं बिल्डअप करने के लिहाज से जेलिन हो रही हैं, तो कम्बिनेशन बनाने के लिए मनरो का एक ऐसा नंबर है जिसको मेरा ख्याल है एडवांटेज है कि लेफ्ट कॉम्बिनेशन भी अगर मनरो ओपन करता है तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन भी इस्लामाबाद कर सकते हैं। तो ये भी उनको एक एज दे सकता है। और राइटली मनरो जो है स्टार्ट में ओपनिंग ओवर्स में, इस पे हम जरा डिस्कशन करते हैं। हमें टेस्ट क्रिकेटर अदनान अकमल भी लाइन पे ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी अदनान भाई, PSL की एक्साइटमेंट अपने अरूज पे है। मैचेस आप भी ऑब्वियसली बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। पहले आज के मैच के हवाले से बात करें कि मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो मैच जारी है, मुल्तान सुल्तान हर मैच में इम्प्रूव से इम्प्रूव परफॉर्मेंस दे रही है। बैटिंग की बात करें तो मेरा ख्याल है कि जितनी भी साइड है सबसे बेस्ट बैटिंग लाइनअप नज़र आ रही है। कैसे देखते हैं अभी का जो करंट मैच चल रहा है? देखिए, अगर PSL 7 की बात करें तो 9 से 10 मैचेस जो है वो मुल्तान सुल्तान जो है वो जीत चुकी थी। और इस सीजन की बात करें तो पहले मैच के बाद इन्होंने बड़ा अच्छा कमबैक किया। इनका टीम कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है, इनकी पिक बहुत अच्छी है, इनके पास पूरे जो है ना बैट्समैन ऐसे हैं कि जो कोई भी सिचुएशन में जाके वो बड़ी अच्छी बैटिंग करती है और प्रेशर लेके टीम को निकालना। उरोसो की बात करें, पोलार्ड की बात करें, रिजवान खुद जो है एज ए कैप्टन बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुल्तान सुल्तान की कह सकते हैं कि बेस्ट हर साल जो है ना, जब से रिजवान के अंडर टीम आई है, कैप्टनसी कर रहा है, तो मुल्तान सुल्तान की टीम जो है डे बाय डे जो है वो बड़ा अच्छा इंप्रूव कर रही है। वही देखने में नजर आ रहा है PSL 8 में। अच्छा, ये बात अगर थोड़ी मैं करूँ मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग लाइनअप के लिहाज से, तो हमें थोड़ी सी शुरू में जब ये स्टार्ट हुआ टूर्नामेंट तो हमें लगा काफ़ी वीक बॉलिंग लाइनअप है। बट जैसे हमने देखा कि वो सारे का सारा बर्डन एहसान उल्लाह ने अपने नाम पे लिया और उस जिस तरह के अभी तक के हाईएस्ट विकेट टेकर है, 10 विकेट ले चुके हैं। उसामा मीर वो एक बिल्कुल ही ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉलर के तौर पे नज़र आए।
आज भी 2 आउट किए, बल्कि हर मैच में, प्रीवियस मैच में 3 आउट किए। इसी तरह इलियास काफ़ी सीजन डोमेस्टिक में भी और PSL में परफॉर्मेंस, आज भी 2 आउट किए। तो इनका बॉलिंग लाइनअप को कैसे देखते हो? और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें इलियास के हवाले से और इसकी एहसान उल्लाह के हवाले से, क्योंकि जब से धानी गए हैं तो बर्डन इन दोनों यंगस्टर के ऊपर आया हुआ है, तो इनकी फास्ट बॉलिंग को कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर PSL की जो है मुल्तान सुल्तान की बात करें तो मुल्तान सुल्तान की जितनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है इनकी बॉलिंग लाइनअप है। और इसमें बात करें हसीबुल्लाह की बात करें, मीर की बात करें, उसामा मीर की बात करें या इलियास की बात करें, ये वो प्लेयर हैं जो डोमेस्टिक में आके बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, पूरा सीजन आके खेलते हैं। जो भी सीजन प्लेयर होता है, जब सीजन में आके मैचेस सारे खेलता है तो उसके ज्यादा चांसेस होते हैं इंप्रूव करने के। वही देखने में नजर आया, क्योंकि मुल्तान सुल्तान को पता था कि उसामा मीर एक ऐसा बॉलर है दुनिया में बहुत सी जगह जाके लीग्स खेलता है, उसको एक्सपीरियंस है कि T20 में बॉलिंग कैसे करना है। वो देखें, और मिडिल ऑर्डर में आके अगर आपके ऊपर से आउट करते हैं तो वो आपको नीचे से आके 2-2 3-3 विकेटें हासिल कर रहा है, जिसकी वजह से मुल्तान सुल्तान को इस चीज का बड़ा फायदा हो रहा है। वो अच्छी फाइट कर सकते हैं, वही देखने को नजर आ रहा है हसीबुल्लाह की तरफ से और उसामा मीर की तरफ से और साद इलियास। अच्छा नान भाई, आप डोमेस्टिक ऑलमोस्ट आप 20 साल का आपका कैरियर है, आप बहुत खेले हो। एक चीज़ हम जा रहे हैं कि जो टीम टॉस जीत रही है वो चेस को प्रेफरेंस दे रही है। रात की हद तक तो चलें ये डिसीजन समझ आता है, बट ये डे मैच था और हमें लगता था कि विकेट ड्राई होगी सारी, ड्यू फैक्टर का डे में चांस कोई नहीं है। तो आज क्या रीज़न समझते हैं? क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड जो थी वो अपनी बैटिंग को, उनकी ओबियसली नंबर 10 तक उनकी स्ट्रेंथ है हिटिंग की, क्या समझते हैं इस वजह से उन्होंने चेस को प्रेफरेंस दी, या उसके अलावा भी कोई फैक्टर नज़र आता है आपको चेस के हवाले से? देखिए इरफान भाई, एक तो आपने देखेंगे ये पहला मैच है जो डे में हो रहा है, नहीं तो सारे मैच जो है वो शाम को हो रहे थे, क्योंकि ड्यू फैक्टर हमें कराची के मैच में भी नजर आया। और आज के मैच की बात करें तो कराची भी जो टॉस जीत रहा है तो वो बाद में बैटिंग करना चाह रहा है, क्योंकि पहले बॉल ड्राई रहता है। ये पहला मैच था हमारा जो डे में शुरू हो रहा था, जिसकी वजह से शायद जो टीम कॉम्बिनेशन था या कप्तान था, जो टीम मैनेजमेंट थी, वो चाह रहे थे कि पिच का बिहेवियर देखेंगे, पिच बिहेवियर किस तरह करती है। शायद इस्लामाबाद ने इसी को देखते हुए देखा कि लेट्स सी कि एक टोटल हमारे सामने होगा, हम उसी तरह की बैटिंग करेंगे। जब मुल्तान सुल्तान को भी लगा कि हम एक बड़ा टोटल करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है ना मैच अच्छा होगा, क्योंकि पहला मैच था। शायद इस मैच के बाद टीमें जो है वो डिसीजन लेना शुरू कर दें कि हमने पहले बैटिंग करनी है कि बाद में करनी, शायद इसी वजह से उन्होंने पहले जो है बॉलिंग करके चेस करना ज्यादा बेहतर समझा। और इस्लामाबाद के चेस को कैसे देखते हैं? बहुत बड़े पावर हिटर है इनके पास, स्टर्लिंग की बात करें, हम मनरो की बात करें, वेंडर रसन की बात करें, वो तो अभी भी विकेट पे मौजूद है, बट 15 से ऊपर का स्ट्राइक रेट हो गया ऑलमोस्ट। अभी तो 23 बॉलों पे 60 चाहिए। तो क्या लगता है, द गेम इज ओवर फॉर देम, या अभी भी कोई आउटसाइड चांस है इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास कि वो कमबैक कर सकती है? देखिए शदाब भी बड़ी अच्छी बैटिंग कर लेता है, पर यहाँ पे बॉल्स का और रन का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। आप ऑलमोस्ट 23 बॉल्स पे 60 रन चाहिए आपको। 2 से 3 ओवर आपको बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जो आपकी बैटिंग को हेल्प करेंगे, और ये टोटल चेंज हो जाता है। कल वाले मैच की अगर बात करें, जो कोटा का 18वां 19वां ओवर था, वो नसीम शाह ने और हसनैन ने क्या आउटस्टैंडिंग ओवर किया, जिसकी वजह से जो है कोटा मैच 2 रन से या 5 रन से मैच जीता है। यहाँ पे अगर 1-2 ओवर मिल गए बैटिंग साइड को तो मैच हाथ से निकल सकता है। लास्ट बॉल तक जो ऐसे लग रहा था कि कराची शायद मैच जीत जाता। यही सिचुएशन जो है वो दोबारा बन गई इस्लामाबाद और मुल्तान वाले मैच में। तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट होगा 18वां और 19वां ओवर, वो अगर अच्छा मिल गया बैटिंग साइड को तो मैच जीत सकती है, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। अच्छा अदनान भाई, हमारे साथ स्टूडियो में हमारे एनालिस्ट मौजूद है, ये भी आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे। जी साहब। अदनान भाई, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब स्टार्ट में देखा होगा कि रोमान रीस काफ़ी स्विंग कर रहे थे और उन्होंने पहले ओवर में ही विकेट ली, आपके ख्याल में शादाब को उनसे स्टिक नहीं करना चाहिए था और पावर प्ले में 1-2 और विकेट्स लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, रादर देन उन्होंने हर ओवर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस की पावर प्ले में? देखिए, अब आपका जो स्ट्राइक बॉलर होता है हमेशा आप उसको जितना, अगर देखिए T20 क्रिकेट में आपसे 3 से 4 बैट्समैन जो होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं, बाकी सारी जो बैटिंग साइड होती है वो ऑलराउंडर के साथ जाती है। तो यहाँ पे अगर नुमान की मैं पिछले जितने भी मैचेस देखे PSL 8 के या पिछले सीजन की बात करूं तो बहुत ज्यादा बॉल स्विंग होता है, उसको जितना भी यूटिलाइज कर सकते हैं आप कर ले। पावर प्ले में एक तो आपका जो है बैट्समैन आउट होने के चांसेस, आपके रन भी रुकते हैं, तो प्रेशर जो है वो पूरा बैटिंग साइड पे आ जाता है। मेरे ख्याल से जैसा बॉल स्विंग हो रहा था, 2 से 3 ओवर करवा सकते थे, बीच में आप अपने बॉलर जो है वो एडजस्ट कर सकते थे। वहां पे अगर आपको 2-3 विकेटें मिल जाती तो बड़ा फायदा। देखें रिजवान की विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, शान उस तरह नहीं परफॉर्म कर रहा,
रोसो है, अगर 2-3 विकेटें मिल जाए, रिजवान और रोसो एक ऐसे बैट्समैन है, इनकी अगर पार्टनरशिप टूट जाती है या आउट हो जाते हैं तो खैर आज तो उस तरह नहीं खेल सका, पर ये विकेटें हासिल बड़ी इंपॉर्टेंट थी। 4 बैट्समैन मुल्तान सुल्तान के ऐसे बैट्समैन है जो हर मैच में आके परफॉर्म कर रहे हैं। अगर उनकी विकेटें हासिल हो जाती तो जो गेम जो है थी वो चेंज हो सकती थी। वहां पे मुझे लगता है कि शादाब को चाहिए था और यूटिलाइज करता। अच्छा उसको अदनान भाई, ये बताइए कि जो शान मसूद की हम बात कर रहे हैं, हर मैच में हमें नज़र आ रहा है कि फ्री फ्लोइंग हिट वो उनकी हिटिंग नहीं हो पा रही, और जब इनोवेशन की तरफ जाते हैं तो अपने विकेट लूज़ कर रहे हैं वो। तो आपको क्या लगता है कि मुल्तान सुल्तान इन्हीं के साथ स्टिक करेंगे कि या आपको ग्रेजुअली अब शायद वो सोच रहे होंगे कि किसी और को चेंज करके इनकी जगह पर रिप्लेस किया जाए? देखिए, ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं, शान की बात करूं, तो जिस तरह उसने अपने आप को शो किया था PSL 7 में और जिस तरह आके 6 में आके उसने परफॉर्मेंस दी और लग रहा था कि जो ये जोड़ी है रिजवान और शान की, ऐसे है कि ये टूट नहीं सकती, पर एट द मोमेंट PSL 8 में सिचुएशन डिफरेंट हुई है, ग्राउंड चेंज हुए हैं, ग्राउंड पिचेस चेंज हुई हैं, तो जहाँ पे जो है ये शान जो है स्ट्रगल कर रहा है, बॉल टू बॉल ऑलमोस्ट खेल रहा है। पर जिस तरह के वो बैटिंग करता था पावर प्ले में तो बड़ा मुश्किल होता था फास्ट बॉलर्स को उसके सामने बॉलिंग करते हुए, पर ऐसा PSL में 8 में नहीं नजर आ रहा। शान उस तरह फ्लो में नहीं है जो पिछले 2 सीजन में था। तो मुझे लगता है कि ये 4th मैच खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद जो पेयर है वो चेंज करेंगे, पर शान उस तरह नहीं परफॉर्म कर रहा, तो कहीं ना कहीं मुल्तान सुल्तान और कप्तान भी इस बात पे वरी होगा, क्योंकि अभी तो मैचेस स्टार्ट हुए हैं, अभी टफ से टफ सिचुएशन आने। अगर परफॉर्म करता रहेगा तो खेलता रहेगा, अगर यही परफॉर्मेंस रही तो बड़ा मुश्किल होगा शान के लिए मुल्तान सुल्तान में एज ए ओपनर खेलना रिजवान के साथ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी बात हम कल के मैच की आपसे करना चाहेंगे। कोयटा ग्लैडिएटर ने स्टार्ट बिल्कुल अच्छा नहीं था, 0 पे 2 विकेट की उमर के भाई भी शुरू में हमें लगा कि शायद आज बड़ी इनिंग्स खेलेंगे, बट वो भी आउट हो गए। फिर वो बर्डन लिया इफ्तिखार ने, और हमने देखा कि मार्टिन गप्टिल सब हम जानते हैं कि एक ऐसा बैट्समैन है और जिसका उसका रिकॉर्ड है न्यूजीलैंड के लिए, वो प्रूव करता है, और पूरी दुनिया में वो हर तरह की लीग भी खेल चुके हैं। उन्होंने इनिंग्स बिल्ड की और 16-17 ओवर तक हमें लगा कि वो अपनी इनिंग्स को मोमेंटम को गेन कर रहे हैं। एक उनका कैच भी ड्रॉप हुआ, बट वंस ही इज सेटल डाउन, फिर आपने देखा कि जिस तरह उन्होंने 1 ओवर में 30 रन भी लगाए 19वें ओवर में, और फिर क्या शानदार इनिंग्स खेली उन्होंने और 168 तक लेके गए। कैसे देखते हैं कोयटा ग्लैडिएटर की विक्ट्री को और मार्टिन गप्टिल की परफॉर्मेंस को? देखिए, पहले तो कोयटा के लिए बहुत खुशहाल बात है, बड़ा ही देर बाद जो है मार्टिन गप्टिल वो बैट्समैन है कि दुनिया में जाके हर जगह जाके परफॉर्म करता था। अनलकी पाकिस्तान में जितने भी सीजन खेला उस तरह नहीं परफॉर्म कर सकता, पर मैं कहता हूं कि कल वाली इनिंग्स जो है मोस्ट वैल्यूएबल इनिंग्स थी, जिसकी वजह से कोयटा कल का मैच जीता। 117 रन करने और 168 पूरी टीम का हो और 117 उसके निकाल दें, और इफ्तिखार के 32 या 36 रन से, तो बाकी सारी बैटिंग जो थी वो क्लैप्स कर गई। पर इन दोनों बैट्समैनों ने, कहते हैं ना बड़ा प्लेयर होता है, जहां पे उसको चांस मिला उसने बड़ी इनिंग्स खेली और ऐसी इनिंग्स खेली जो कोयटा को मैच में लेके निकल गई, विनिंग की तरफ लेके चलेगी। मैच बड़ा कांटेदार हुआ कराची का और कोयटा का, पर डी एंड एक बड़ी इनिंग्स खेलने की वजह से उस तरह की कराची की तरफ से नहीं इनिंग्स खेली गई, जिसकी वजह से कोयटा को फायदा हो और बहुत बड़ी इनिंग्स थी। और ये हमेशा कोयटा जो है वो याद रखेगा इस इनिंग्स को, मार्टिन गप्टिल जो है न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन थे, हमारी तरफ से आके उसने ऐसी इनिंग्स खेली और जिससे हम मैच जीते। अच्छा नबी, ये कराची किंग्स के वाले से थोड़ा बताइए कि हर मैच में वो अच्छा खेल रहे हैं, कभी 2 रन से हारे हैं, कभी 4 रन से, कल भी हमने देखा कि वो ऑलमोस्ट 5-6 रन से हार गए। तो ये क्या रीज़न नज़र आ रही है कि इनिंग्स को ख़त्म नहीं कर पा रहे, फिनिश नहीं कर पा रहे, और शुएब मलिक जिस तरह 41 के होके भी बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बट वो क्रॉस द लाइन नहीं जा पा रहे। तो क्या रीज़न समझ रहे हैं उनकी हार की तीनों मैचेस के अंदर खासतौर पे? देखिए, कराची की बात करें तो कराची की कहते हैं ना किस्मत की देवी जो है ना वो कराची की तरफ आके नहीं बैठ रही। कराची PSL जैसा स्टार्ट किया, 2 रन से हार जाना, 5 रन से हार जाना, ऐसी सिचुएशन में आके वो बड़े कह सकते हैं कि बहुत ही अनलकी, बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, वो हर सीजन में बेटर चीजें करना चाह रहे हैं जिससे कराची को हेल्प मिले, कराची की टीम को हेल्प मिले। अगर शुएब मलिक की बात करें या अगर नियाजी की बात करें, जो 86 रन की दोनों की पार्टनरशिप लगी, ऐसा लग नहीं रहा था कि मैच जो है कराची हार जाएगा। सडनली वो एक 18वां और 19वां ओवर हुआ जिसकी वजह से कराची जो है वो मैच से बाहर हो गया। यही 1 ओवर, 1 इनिंग्स, 2 ओवर जो है ना वो पूरे मैच को चेंज कर। आप 17 ओवर तक ऐसा लगता है कि मैच आप हारे हैं, 18वां और 19वां ओवर करते हैं और पता लगता है जी कि मैच आप कोयटा वाले जीत जाते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर शुएब मलिक की बात करें तो
हमेशा वो उन्होंने परफॉर्म किया, वो पेशावर ज़ल्मी से खेलें या कराची से खेलें या किसी भी फ्रेंचाइज से खेलें या दुनिया में जहाँ मर्जी जाकर क्रिकेट खेलें, वो प्रोफेशनली वो क्रिकेट खेलता है। वो जितना करना चाहता है वो टीम की बेहतरी के लिए करना चाह रहा है। यहाँ पे मिडिल ऑर्डर में ओपन में रन शजील आउट हो गया, बाकी बैट्समैन आउट हो गए, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आई। अदरवाइज इतना बड़ा टोटल नहीं था कि कराची की बैटिंग को देखते हुए वो हार जाते, पर अनलकी कि वो हारे। बहुत कुछ करना चाह रहे हैं पर उस तरह नहीं उनसे परफॉर्म हो रहा। चलिए भाई, आप सरफराज की कल क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए कैप्टनसी को कैसे देखते हैं? एक तो आपने नोट किया होगा कि अब इतनी जल्दी वो अपना टेम्पर नहीं लूज़ करते, और कल मिडिल ओवर्स में भी उन्होंने इस बात को असेस किया कि माद वसीम ने जल्दी 3 विकेट्स लिए, तो उन्होंने भी अपने शुरू में स्पिनर्स लगाए, कैस अहमद लगाया, नवाज़ लगाया, और हालांकि उन्हें चौके पड़ भी रहे थे लेकिन उन्होंने इस बात की परवाह किए बगैर अपने बॉलर्स को बैक किया, और उनको इसका रिजल्ट्स भी मिले जब उनके बॉलर्स ने जल्दी इनके विकेट्स करा दी। तो सरफराज की आप कैप्टनसी को कल कैसे असेस करते हैं? देखें, एक बात तो आपको याद रखनी पड़ेगी, बैट्समैन बनाए जाते हैं, बॉलर बनाए जाते हैं, फास्ट बॉलर बनाए जाते हैं, स्पिनर बनाए जाते हैं, पर कैप्टन जो होती है एक ऐसा डिपार्टमेंट है, इसको बनाया नहीं जाता है। ये नेचुरल चीज़ें होती हैं। और सरफराज की बात करें, रिजवान की बात करें, ये नेचुरल है। आप बैट्समैन बना सकते हैं। कैप्टनसी की बात करें तो कैप्टन जो होता है वो नेचुरल होता है, उसको डिसीजन लेने की पावर पता होता है कि किस टाइम पे किस राइट डिसीजन पे हमने बॉलिंग चेंज करनी है, या बैट्समैन क्या सोच रहा है हमने उसके अगेंस्ट बॉलिंग करनी है। ये स्मार्टनेस होती है। कैप्टन जो होता है वो टीम का एक स्पेशल मैन होता है, एक सोल्जर होता है जो पूरी टीम को अपने साथ लड़ाता है और अपनी जंग जीतता है। तो कल जो सरफराज की कैप्टनसी थी, हाँ अफकोर्स उसके ऊपर बड़े क्वेश्चन मार्क थे कि बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है। जब इंसान हाइपर होता है तो बहुत सी चीजें जो है ना वो मिस कर जाता है, पर रिजवान को इस चीज का रियलाइज हो गया। जिस तरह उसने आके परफॉर्म किया पाकिस्तान टीम की तरफ से टेस्ट मैचों में, तो उसको रियलाइज हो गया कि किस तरह अपने आप को लेके चलना पड़ेगा, किस तरह अपने हम्बल रह के अपने आप को परफॉर्म करवाना पड़ेगा या परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। हमारे साथ लाइन पे रहिएगा, अभी एक क्वेश्चन ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस हारिस और जो कल आज दूसरा मैच खेला जाएगा उस हवाले से भी आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पॉट्स ऑन, और आप देख रहे हैं PSL 8 स्पेशल ट्रांसमिशन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मैचेस के हवाले से। अभी जो मैच खेला जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान का, पोजीशन जो है वो बड़ी मुस्तहकम हो चुकी है मुल्तान सुल्तान की, और ऑलमोस्ट 9 विकेट गिर चुकी हैं, बल्कि गालिबन जीत भी चुके हैं। 52 रन से उन्होंने विक्ट्री अपने नाम की, और लग रहा था जिस तरह की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है। अदनान भाई, इस मैच में मैं डिटेल में बात करने से पहले आपसे कीपर्स के हवाले से बात करना चाहूँगा। हारिस की अगर मैं थोड़ी बात करूँ, काफ़ी अरसे से टीम के साथ था, और जब ख़ास तौर पर सरफराज को एज ए सेकंड कीपर लेके जाते थे, और मैं हमेशा बात करता था, गालिबन आपके साथ भी मैंने कुछ शोज़ किए, कि सरफराज एज ए कैप्टन या प्रीवियस एक्स कैप्टन उसको टीम के साथ नहीं रखना चाहिए। आप यंगस्टर को प्रिपेयर करें। आपको याद होगा रुहेल नज़ीर को 2 साल कुछ उससे पहले लेके रखा, वो कई स्क्रीन पे हमें नज़र नहीं आता किसी मैच के अंदर, इवन PSL का भी पार्ट नहीं है। अब हारिस पिछले सीज़न में आया, बड़ा अच्छा खेला, और अब दोबारा हम देख रहे हैं जिस तरह की शानदार इनिंग्स उन्होंने साइम अयूब के साथ खेली। हारिस की एज ए कीपर परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हो, और क्या आपको लगता है कि ये सरफराज और रिजवान को रिप्लेस करने के लिए बिल्कुल रेडी है? देखें, पहली तो बात ये देखें, ये टीम है पाकिस्तान की, यहाँ पे जो परफॉर्म करेगा वो स्टे करेगा, वो रिजवान हो, सरफराज हो या हारिस हो। पाकिस्तान के लिए जो परफॉर्म करेगा वो हमेशा पाकिस्तान के लिए खेलेगा। हारिस नो डाउट वो बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, किलरों की तरह क्रिकेट खेला, फास्ट बॉलर हो या स्पिनर हो, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसी पे वो रहता है, वो वहाँ पे वो यूटिलाइज करता है अपने आप को, वहाँ पे वो रन्स लेता है। अगर हारिस की बात करें तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। जिस तरह कामरान अकमल आया था और उसने आके परफॉर्मेंस दी पेशावर ज़मीन के लिए, ठीक है, कामरान अकमल नहीं है, उसको पता है कि मैंने खेलना आके, तो उसको पूरा कॉन्फिडेंस दिया हुआ टीम मैनेजमेंट ने कि आओ और परफॉर्म करो। और जब आप फ्री हैंड देते हैं प्लेयर को तो बहुत सी चीजें जो वो पॉजिटिव वे से बाहर आती हैं, वही देखने को नजर आ रहा है हारिस की तरफ से। और रिजवान को पता है कि मैंने ओपन जाना है, जाके मैंने परफॉर्म करना है। तो देख लें दोनों विकेट कीपर की परफॉर्मेंस। जो सरफराज है वो थोड़ा जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, उस तरह नहीं परफॉर्म कर रहा, क्योंकि रिजवान और हारिस जो वो ओपन पे आ रहे हैं खेलने, तो कहीं ना कहीं जो है सरफराज वो भी ऊपर आके परफॉर्म करना चाह रहा है, पर उस तरह नहीं परफॉर्मेंस हो रही। बहरहाल तीनों की बात करें तो ये अपनी अपनी टीम के लिए बहुत सी परफॉर्मेंसें दे रहे हैं PSL 8 में। बिल्कुल। अच्छा, ये थोड़ी सी हमने सवाल करना चाहूँगा अदनान भाई, आपने देखा होगा कि रिजवान और बाबर का थोड़ा T20 के लिहाज से कंजर्वेटिव अप्रोच है एज ओपनर्स।
आपके ख्याल में अगर हारिस जैसा हमें एक ओपनर मिल गया है और एज अ हिटर मिल गया है, तो कोई हमें टॉप ऑर्डर में चेंजेस नहीं करनी चाहिए ताकि एक हिटर हो जाए और एक ऐसा साथ ओपनर हो जो एंकर का रोल प्ले करे? यहाँ पे देखें भाईजान, एक तो आपको चीज याद रखनी चाहिए कि अगर रिजवान आ गया ओपन या हारिस ओपन आ गया और बाबर ओपन आ गया, तो यहाँ पे फखर जमान आपका ऑलरेडी ओपनर है, जिसकी जो है वो जगह जो है वो बिल्कुल हो रही है, नीचे आना शुरू हो गया, वो उस तरह नहीं खेल रहा है। क्योंकि अगर बात करें कलंदर की, लाहौर कलंदर की बात करें, तो वहाँ पे वो पूरा जो सीजन है वो ओपन करता है, और यहाँ पे जब पाकिस्तान टीम में जाता है तो वो नीचे खेलता है। तो ये भी चीजें देखनी पड़ेगी। अगर आपके पास रिजवान है, हारिस है, तो ठीक है, आप यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पे तो बाबर और रिजवान जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में ओपन कर रहे हैं, तो अगर ठीक है, दोनों का अगर दोनों में कोई 19-20 है तो वो वन डाउन आ जाए। अगर हारिस भी ओपन चले जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें पाकिस्तान को ही फायदा होगा। T20 क्रिकेट एक ऐसी क्रिकेट है जो शॉर्ट फॉर्मेट की है, जिसमें कम टाइम होता है कि आप जो है अपने आप को सेटल, वहां पे तो रनों की जरूरत होती है, जिसमें जो भी ऐसा बैट्समैन है जो पाकिस्तान के लिए तेज खेल सकता है, अच्छा परफॉर्म कर सकता है, प्रेशर में टीम को निकाल सकता है, तो उसको जहां पे भी उसकी जरूरत है जरूर यूज करनी चाहिए, वो PSL हो या पाकिस्तान की टीम हो। अच्छा नान भाई, एक और चीज़, हमने मुल्तान सुल्तान की बैटिंग की तो बड़ी डिटेल में डिस्कशन की कि वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग लाइनअप वी हैव इन PSL। थोड़ी बॉलिंग की जिस तरह हम बात अगर डिटेल में करना चाहें, हमने बात की जिस तरह एहसानुल्लाह ने परफॉर्मेंस देनी शुरू की और आज भी 2 आउट किए। इलियास दोबारा से वो एनर्जी शो कर रहा है, आज भी उन्होंने बड़ा शानदार 2 ओवर्स किए, 12 रन दे के 2 आउट किए। फिर इसी तरह उसामा मीर स्टैंड आउट नज़र आ रहे हैं, पूरे PSL में सबसे बेस्ट स्पिनर के तौर पे नज़र आ रहे हैं। आज भी उन्होंने 2 आउट किए, बड़ी क्रूशल विकेट ली उन्होंने ख़ासतौर पे मनरो की और फिर उसके बाद शादाब की। अब्बास अफरीदी, इसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जा रहा। इन्होंने परसों भी हमने देखा कि 2 विकेट ली और आज भी जिस तरह इन्होंने 4 आउट कर दिए अपने 3 ओवर्स के अंदर। तो ये अब्बास अफरीदी के हवाले से और इन दोनों के हवाले से, अगर एहसानुल्लाह के हवाले से आप कोई चीज़ ऐड करना चाहें। देखिए, इस तरह के जो बॉलर होते हैं हमेशा जो ऐसे होती हैं, दूसरी टीमें जो अच्छा बॉलर हो तो जरूर उसको संभल के खेलते हैं, इनके खिलाफ रन भी करने हैं, विकेट भी नहीं देनी, पर ऐसा कोई बॉलर आ जाए तो उसको तेज खेलने की कोशिश करते हैं कि भाई मिल गया एक बॉलर, हम इसको रन करते हैं, वहां पे वो वेरिएशन से वो जो है वो आउट कर जाता है अफरीदी जो है। उसके बाद अगर इलियास की बात करें तो पहला मैच, ऑलमोस्ट पहला के दूसरा मैच वो खेल रहा है, तो उसने जो 2 विकेट हासिल किए, 2 ओवरों में 12 रन दिए। अब किसका नाम ले, मुल्तान सुल्तान के किस अगर बैटिंग में आ जाए तो उनके पास बैट्समैन ही खत्म होते, अगर बॉलिंग में आ जाए तो उनके पास बॉलर ही नहीं खत्म होते। ये 110% एक ऐसी टीम है जिसके पास हर चीज की सोल्यूशन है। अगर कैप्टनसी की बात करें तो उनके पास कैप्टन ऐसा है कि उसको पता चल जाता है कि बैट्समैन क्या सोच है, उसके अगेंस्ट वो बॉलिंग लगा देता है। उसके पास इतने बॉलर हैं कि किसको कहाँ यूज करे। मुल्तान सुल्तान वन ऑफ द बेस्ट टीम PSL 8 की। अच्छा तो दान भाई, ये अगर हम बात करें, अभी तो वैसे इट्स क्वाइट अर्ली स्टेज ऑफ द PSL, अभी तो हार्डली 1 वीक भी नहीं हुआ, लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि कुछ टीमें बहुत बेहतर नज़र आ रही हैं, जिसमें मुल्तान सुल्तान ऑन द टॉप नज़र आ रही है, लाहौर कलंदर अच्छी साइड नज़र आ रही है, इसी तरह इस्लामाबाद बेहतर नज़र आ रही है, पेशावर ज़ल्मी बेहतर नज़र आ रही है। बट जिस तरह हमने देखा कोयटा या कराची किंग्स शायद उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रही। आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी साइड है जो अपना मार्क छोड़ेगी और बड़ा क्लियर एविडेंट नज़र आ रहा है कि ये PSL के टाइटल जीतने के लिए सबसे फेवरेट है? देखें, अगर मैं PSL 8 की बात करूं, 6 फ्रेंचाइज की बात करूं, तो बाकी 5 जो फ्रेंचाइज है कहीं ना कहीं उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क नहीं है तो वो मुल्तान सुल्तान की टीम है, या कह सकते हैं लाहौर कलंदर की टीम है, जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं। इनका डे बाय डे जितने भी मैचेस खेल रही है वो डे बाय डे इंप्रूव कर रही है, अपनी वो बॉलिंग हो या बैटिंग हो या फील्डिंग हो। तो ऐसी टीमें जो है वो मोस्टली जो आगे जाती हुई नजर आएंगी। लाहौर कलंदर की बात करेंगे, मुल्तान सुल्तान, तो बाकी जो 4 टीमें वो कहीं ना कहीं उनका जो ग्राफ है वो अप एंड डाउन है, तो वो ग्राफ उनको सेट करना पड़ेगा। जो बाकी 4 टीमें, जिस तरह लाहौर कलंदर ने और मुल्तान सुल्तान ने अपना ग्राफ सेट किया है, वो हर टीम को डोमिनेट करते हैं, हर बॉलिंग को वो उनके बैट्समैन डोमिनेट करते हैं, उनके बॉलर हर बैटिंग को डोमिनेट करते हैं। तो ये चीजें जो है बड़ी खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए भी और मुल्तान सुल्तान के लिए भी कि आपके पास ज्यादा प्लेयर अवेलेबल हो जाएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। अच्छा, आज एक और मेरा ख्याल है PSL का सबसे बड़ा राइवरी मैच होने जा रहा है, कराची वर्सेस लाहौर। और लाहौर की जिस तरह हमने आज 6 दिन के बाद वो अपना सेकंड मैच खेलने जा रही, काफ़ी बड़ा लंबा टाइम ले ऑफ मिला उन्हें। कराची किंग्स जैसे हमने देखा तीनों मैचेस में परफॉर्मेंस तो बड़ी अच्छी थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो लाइन को क्रॉस नहीं कर पाए। आपको क्या लगता है कि इस कांटेदार मुकाबले के लिए या इतना बड़े मैच के लिए
क्या बेसिक चीज़ें उनको 2-3 ठीक करनी चाहिए? जैसे मैंने अपने अपने हर शो में कहा कि मैथ्यू वेड का नंबर उनका एक ऐसा नंबर है जहाँ तो फिनिशर के रोल पे होना चाहिए या ओपन के रोल पे होना चाहिए, या उसके अलावा बॉलिंग के अंदर आपको लगता है कि आमिर के अलावा हमें कोई उनका बॉलर ऐसा नज़र नहीं आ रहा, या माद ने बड़ा शानदार कल स्पेल किया, 3 आउट किए 14 रन देके, तो क्या आपको लगता है कि बैटिंग और बॉलिंग में ऐसे क्या 2-4 चीज़ें उनको करनी चाहिए जिससे उनके कम्बिनेशन बेहतर हो सकता है और वो लाहौर के अंदर को हरा सकते हैं? देखो मैथ्यू वेड का बात करें तो वो अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से खेले हैं, आपने वर्ल्ड कप देखा हो तो वहां पे फिनिशेस का रोल, आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि अगर बहुत जल्दी उसको भेज देना और अगर वो आउट हो जाते हैं तो बैटिंग के ऊपर प्रेशर आ जाता है। अगर उसको फिनिशेस वाला जो रोल है, अगर आपने वर्ल्ड कप में देखा शाहीन शाह अफरीदी को जिस तरह उसने सेमीफाइनल में हमें हराया, उस फिनिश कर दिया मैच का, तो अगर इस तरह का बैट्समैन है जो फिनिश कर सकता है, गेम अवेयरनेस का उसको पता है कि कितने रन चाहिए कितने ओवर में, तो उसको ज्यादा अच्छा है कि आप उस जगह पे यूटिलाइज करें। अगर आप ओपन पे भेजें और उसको माइंड साइड पे कह दिया है कि जाके ट्राई आउट करनी है, हिट आउट करना है, तो फिर प्रेशर जो है वो बैटिंग साइड के ऊपर आएगा। तो मेरे ख्याल से ये मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कराची की टीम को, या वसीम भाई की बात करें, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर है पाकिस्तान के और दुनिया में हर जगह जाके कोचिंग करते हैं, ये उनको पता होगा ऐसे कोच जो है कराची के, तो शायद कोई प्लान उन्होंने किया हो कि जो पॉजिटिव चीजें हैं या इस तरह के बैट्समैन है उनको फिनिश रोल पर रखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगी। अगर बॉलिंग की बात करें तो आमिर जरूर बॉलिंग कर रहा है, कहीं ना कहीं वो भी प्रेशर में होता है कि उसके साथ इस तरह का बॉलर नहीं होता है जिससे उसको हेल्प मिले। देखिए बॉलिंग में भी आपको पार्टनरशिप चाहिए, दोनों एंड से आपकी पार्टनरशिप लगती है तो प्रेशर एक बिल्ट होता है जिसकी वजह से बैट्समैन प्रेशर में आता है। अगर आपका वो प्रेशर नहीं बना T20 क्रिकेट में या न्यू बॉल के साथ, तो फिर बॉलिंग जो है वो प्रेशर में आ जाती है। वही देखने को नजर आ रहा है कराची की टीम की तरफ। और हमने देखा कि मैथ्यू वेड का होना इसलिए फिनिशर के रोल पे बहुत ज़रूरी है कि आपका तीनों मैचेस में कोई ऐसा बड़ा बैट्समैन नहीं था कि जो पावर हिटिंग करके लाइन क्रॉस करता। इसी तरह हमने देखा कि 18वां ओवर कल आमिर ने बड़ा अच्छा किया, बट टाई का जो ओवर था 19वां ओवर, वो तो ऐसे था जैसे नेट प्रैक्टिस करवाई जा रही है, यानी कि कोई डिफरेंट वेरिएशन नहीं की, बड़ी लूज़ और बड़े कम पेस के साथ बॉलें की गई गप्टिल जैसे बैट्समैन को, और पूरी अपॉर्चुनिटी दी गई कि आप प्रॉपर हिटिंग करें। तो ये मेरा ख्याल बड़ी गलत अप्रोच होगी। अच्छा, एक कंट्रोवर्सी भी कल से बड़ी ज़्यादा हाई पकड़ गई है। हमने देखा कि एक्स चेयरमैन PCB रमीज़ राजा साहब ने एक स्टेटमेंट दी मैच के बाद, वो एक निजी चैनल के ऊपर उन्होंने बात की कि कराची किंग्स अगर इसी तरह हारती रहेगी तो PSL की सबसे बड़ी फ्रेंचाइज़ है, महंगी फ्रेंचाइज़ है, ये इंटरेस्ट लूज़ कर जाएगी, और अगर 1-2 टीमें पहले ही बाहर हो जाएंगी और 4 टीमों ने प्ले ऑफ में जाना है तो ये बड़ी एक अजीब बात है। फिर उन्होंने फर्दर इसमें ऐड ऑन ये किया अपनी डिस्कशन के अंदर कि आपको चाहिए कि कराची किंग्स की मैनेजमेंट चेंज होनी चाहिए, कोचेस चेंज होने चाहिए, जो कि लोगों का मानना ये है, जो कंट्रोवर्सी का पार्ट बन गया कि शायद वो उन्होंने हिट किया है, वो वसीम अकरम जो लेजेंड है हमारे, उनको किया है। तो आप एज ए एक्स क्रिकेटर, आपने ओबियसली उनके साथ कुछ काम भी किया होगा, उनको फॉलो भी करते हैं, हम सब करते हैं, तो आप कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को? देखिए बड़ी इजी है, पाकिस्तान में तो कोई पूछने वाला नहीं है, किसी के ऊपर भी कहते हैं ना फिंगर जो है वो उठा सकते हैं कि ये इसका ये काम ठीक नहीं है, ये काम नहीं ठीक। देखें कोचिंग स्टाफ जो होता है, जो कोचिंग स्टाफ होता है, वो हमेशा अपने प्लेयर को प्लान देता है, प्लेयर ने जाके अंदर जाके परफॉर्म करना है। इसमें ना कोचिस का कसूर होता है, ना वसीम अकरम का है, ना मोहम्मद अकरम का है, किसी का नहीं। वो तो एक प्लान दे सकते हैं ना प्लेयरों को कि भाई आपने जाके ये काम करना है, या जितनी भी बैट्समैनों को या जितनी भी नेट्समैन को जरूरत होती है तो कोचिंग स्टाफ या कोच जो है वो प्लेयरों को हेल्प कर सकता है। फाइनली जाके प्लेयरों ने जाके अंदर परफॉर्म करना। आई डोंट नो रमीज भाई ने ये क्या सोच के इसका जो है वो कहा है कि मैनेजमेंट चेंज होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है, हमेशा प्लेयर जो है वो चेंज होते हैं, और जो प्लेयर आते हैं नए और परफॉर्म करते हैं, तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको इरफान भाई याद हो तो मुल्तान सुल्तान शायद PSL 6 या PSL 7 का जो एडिशन था, उसमें पहले राउंड के सारे मैच जो वो हार गई थी, और उसके बाद आके जानना आपको शायद आइडिया आपने देखा हो मुल्तान अभी वो सेम सिचुएशन जो है वो मुल्तान जो कराची की बनी हुई है। देखिए बड़े क्लोजली मैच वो हारे हैं, वो ऐसा नहीं हुआ कि वन साइडेड वो मैच हार गए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी टीम को एक विनिंग मोमेंट मिल जाए या एक विक्ट्री मिल जाए तो बहुत डेंजरस हो सकता है। आज का मैच जो है मुझे लग रहा है कि कराची जो है वो बड़ा स्ट्रांगली कमबैक करेगी, और मेरे ख्याल से टीम कॉम्बिनेशन भी थोड़ा शायद चेंज करे और नंबर्स जो है ऊपर नीचे करेंगे तो हेल्प होगी कराची की टीम को, और बड़ा अच्छा मैच देखने को नजर आएगा लाहौर कलंदर और कराची के दरमियान। अच्छा, इसमें दूसरी चीज आप जी प्लीज। दानवी, पहले आपने बात की कि प्लेयर्स बैट्समैन और जो बॉलर्स होते हैं बनाए जाते हैं, वेरस कैप्टनसी होती है ये खुद ही एक नेचुरल चीज़ होती है जो
इनहेरेंटली कुछ लोगों में होती है, कुछ लोगों में नहीं होती। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान स्टेट की टीम के लिए बड़े टैलेंटेड प्लेयर्स आते हैं नेशनल स्टेज पे, हैदर अली जैसे। अब जिस तरह PSL में हमने देखा है, साइम अयूब आया है, मोहम्मद हारिस आया है। तो जब एक दफ़ा ये नेशनल स्टेज पे आ जाते हैं, उसके बाद जो स्टेज पे आने के बाद पाकिस्तान के लिए खेलने के बाद इनके अंदर जो इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए वो हमें नज़र नहीं आती। तो आपके ख्याल में मैनेजमेंट को या क्या करना चाहिए, इनको किस किस्म का एनवायरनमेंट देना चाहिए, इनकी किस किस्म की नर्चरिंग करनी चाहिए कि ये पाकिस्तान के लिए, जब हम एक टैलेंट आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कि वो लंबे अरसे के लिए पाकिस्तान के लिए खेले और एक्सेल करे? जी, इसमें मैं ज़रूर आपसे, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। देखें, हमेशा आप एक चीज़ तो याद रखें, हारिस जिस तरह की इनिंग्स खेल रहा है, जिस तरह के वो परफॉर्म कर रहा है, तो अपनी नेचुरल चीज़ों पे वो ज़्यादा रह रहा है। अगर आप ऊपर जाके खेलते हैं तो अपनी जो नेचुरल चीज़ें होती है, जो नेचुरल टैलेंट होता है। अदनान भाई, अभी एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, बाद वापस आके इधर से ही आपसे दोबारा आंसर लेंगे। नाज़रीन, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन, और आप देख रहे हैं PSL लेट स्पेशल ट्रांसमिशन। जी अदनान भाई, अपने वो आंसर को कंप्लीट कीजिएगा कि लड़का टीम में जब आता है तो क्या करना चाहिए लड़के को भी और प्लस जो PCB या मैनेजमेंट को भी? देखिए, कोचिंग स्टाफ का जो होता है ना रोल, बड़ा सेंसिटिव होता है। वो प्लेयर की जो बॉन्डिंग होती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, आप नीचे से एक स्टेप जो आप लेते हैं उसमें आप नेचुरल टैलेंट के साथ अपना गेम अवेयरनेस या गेम उसी तरह की बैटिंग कर रहे हो, उसी तरह की बॉलिंग कर रहे होते हैं। जब आप पाकिस्तान टीम में आते हैं तो वहां पे जाके सडनली अपने आप को चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम फेस होती है। आप नेचुरल चीजों से हट जाते हैं और डिफरेंट प्लान पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी बैटिंग में या बॉलिंग में आके प्रॉब्लम फेस होती है। आप जिस तरह खेलते हुए आ रहे हैं, जिस तरह आके करते हुए परफॉर्मेंस करते करते पाकिस्तान टीम में पहुंचे हैं, तो वहां पे आपको चाहिए कि उसी तरह ही, उसी नेचुरल टैलेंट के साथ या उसी नेचुरल शॉट्स के साथ ही खेलना चाहिए। यहाँ पे जाके जब सडनली प्लान चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से बैट्समैन को जाके या बॉलर्स को जाके इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो मेरे ख्याल से जितने भी यंगस्टर हैं, जितने भी पाकिस्तान टीम को टच करें, जैसे साइम अयूब है, अगर आपने उसकी बैटिंग देखी हो, क्या उम्दा उसने बैटिंग किया, उसके बाद हारिस की बैटिंग बात करें, या बाकी भी जितने भी यंगस्टर हैं, न्याजी की बात करें, तो न्याजी जो डोमेस्टिक में खेल रहा था वो नेचुरल हिटिंग कर रहा था, उसी तरह आके उसने जो है वो बैटिंग की वहां पे। आप उन फैमिली में से हैं जिनके 3 भाई पाकिस्तान को सर्व किया, पाकिस्तान की तरफ से खेले, अभी उम्र तो अभी भी ओबियसली हंट में है। क्या आप समझते हैं कि ये ज़्यादा ऑनर्स किसके ऊपर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, थिंक टैंक की, मैनेजमेंट की है, या लड़के के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने जाके अपने आप को इम्प्रूव करना है? जैसे आपके कज़न बाबर आजम हम देख रहे हैं, माशाल्लाह सारे के सारे रिकॉर्ड ब्रेक करते चले जा रहे हैं। तो ज़्यादा आप क्या समझते हो, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज़ की? देखिए, इसमें जो है ना, थिंक टैंक का जरूर काम है, कोचिंग स्टाफ का बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है कि जब आप एक यंगस्टर को लेते हैं, अगर साइम अयूब को अब बैटिंग कर, जब अब वो पाकिस्तान टीम में आएगा, अगर वो नेचुरल अपनी छोड़ देगा शॉटें, तो बड़ा मुश्किल होगा उसके लिए रन करना। या हारिस है, जिस तरह आके वो PSL में मैचेस में बैटिंग कर रहा है, अगर वो छोड़ देगा तो रन कैसे करेगा? इंपॉर्टेंट है जो आपको पहला बॉल मिले तो आपकी इतनी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, आपकी नेचुरल इतनी चीजें पक्की होनी चाहिए कि पहले बॉल पे भी बाउंड्री हासिल कर ले। यहाँ पे जब चेंज कर लेते हैं ना कि यहाँ लंबी इनिंग्स खेलना सोच देते हैं, जो नेचुरल चीजें होते हैं वहां से हट जाते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती है। कोचिंग स्टाफ या थिंक टैंक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जिस तरह उनको उनके पास उसके A to Z होना चाहिए, उसको उस बैट्समैन का रिकॉर्ड या उस बॉलर का रिकॉर्ड कि इसकी नेचुरल चीजें कौन सी है और इसको किस तरह इंप्रूव करना है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप ऊपर जाते हैं या कहीं जाके खेलते हैं तो आपकी जो नेचुरल चीजों से हटा के ना दूसरी चीजें जो आपको इनपुट की जाती है ना, जिसकी वजह से जो नेचुरल चीजें ना वो हट जाती हैं, जिसकी वजह से किसी भी बैट्समैन को या बॉलर्स को प्रॉब्लम फेस करनी। बिल्कुल ठीक है अदनान भाई, हम जरा पॉइंट्स टेबल देखते हैं, उस पर देखते हैं कि स्टैंडिंग्स में कौन सी टीम ज़्यादा फेवरेट है। जिस तरह के आज के मैच की बात करें तो 9 दफ़ा हम देख चुके हैं कि कराची किंग्स जीत चुका है, 6 दफ़ा लाहौर कलंदर है। और उसके अलावा पॉइंट टेबल पे नज़र दौड़ाएं तो मुल्तान सुल्तान 3 मैचेस खेल के 2 जीते 4 पॉइंट है, इस्लामाबाद यूनाइटेड 1 जीता 1 हारा 2 पॉइंट्स उनके, लाहौर कलंदर भी सिमिलरली 1 मैच खेला 1 ही जीता 2 पॉइंट, कोयटा ग्लैडिएटर 2 खेले 1 जीते 1 हारे 2 पॉइंट, पेशावर ज़ल्मी 2 खेले 1 जीते 1 हारे और उनके भी 2 पॉइंट। और इसी तरह कराची किंग्स जो है वो अभी तक तीनों मैचेस अपने हार चुके हैं 0 पॉइंट्स के साथ है। तो ये तो बड़ा हमें एविडेंट है कि क्या पॉइंट टेबल चल रहा है और मुल्तान सुल्तान इज़ लीडिंग फ्रॉम द टॉप। अच्छा दूसरा बताइए, ड्यू फैक्टर एक बड़ा, आप तो बहुत डोमेस्टिक खेले और कराची में खासतौर पे ड्यू फैक्टर आ रहा है,
कराची किंग्स ने तीनों दफ़ा मैच टॉस जीत के चेस किया बट सक्सेसफुल नहीं हो पाए। आपको क्या लगता है कि आज टॉस जीत के कराची की क्या अप्रोच होगी? अगर लाहौर कलंदर आता है तो उनकी क्या अप्रोच होगी? क्योंकि हैरी ब्रोक जैसा दुनिया का नंबर 1 बैटर उनके स्क्वाड में तो था बट वो नहीं आया, उनको शायद अलाउ नहीं किया गया, ही इज़ बिजी इन द स्केड्यूल। तो कैसे देखते हैं कि टीमों की अप्रोच क्या होगी? चेस की तरफ जाएंगे या वो पहले बैटिंग को प्रेफरेंस देंगे? देखें, कल के मैच की बात करें जो कराची खेला है, वहां पे ड्यू फैक्टर बहुत था। अगर आपने नसीम का इंटरव्यू सुना हो तो उसने कहा था कि मैं स्लो वन कर रहा था तो वो बॉल स्किट होके पैड के अंदर जा रहा था, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। और उसने कहा कि मैंने सिर्फ एक काम कहा हुआ था मिड ऑन और या मिड ऑफ वाले फील्डर को कि बॉल मुझे ना जल्दी सुखा के देना, मुझे ड्राइव करके बॉल देना, जिससे मेरी ग्रिप अच्छी हो या मैं यॉर्कर अच्छा कर सकूं। तो ड्यू फैक्टर तो आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बॉलर्स के लिए बड़ा मुश्किल है कि ड्यू फैक्टर में बॉलिंग करना। मुझे लगता है कि कराची जिस तरह 3 मैचों में चेस करने गया है तो मुझे लगता है कि शायद अगर ड्यू फैक्टर को देखते हुए शायद उसी प्लान पर रहेंगे। तो ये अगर वो प्लान उनका वर्क नहीं कर रहा कि चेज में, तो शायद वो पहले बैटिंग करने जाएंगे कि हम प्रेशर में लेकर आए लाहौर कलंदर की टीम को। मुझे लगता है कि कलंदर जो है वो प्रेशर में लेकर आएंगी कराची को, क्योंकि उनको पता है कि 3 के 3 मैच आ रहे हैं तो इनके ऊपर जितना प्रेशर बना सकते हैं तो हमें हेल्प होगी। तो शायद मुझे लगता है कि टॉस जीत के वो पहले बॉलिंग ही करेंगे। भी दोनों टीमों का इस टाइम 100% रिकॉर्ड है। एक टीम 100% लॉस के हवाले से एक टीम का रिकॉर्ड है, दूसरी टीम का 100% विन रिकॉर्ड है। आप कोई अपसेट होते हुआ देख रहे हैं या जो रिकॉर्ड जिस तरह चल रहा है उसी तरह चलता रहेगा? मुझे तो लगता है कि कराची को जीतना चाहिए। अगर कराची जीत नहीं सकी आज का मैच तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इस टूर्नामेंट में PSL की 8 में लाइव रहना, क्योंकि आज का मैच उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट मैच की बात करें तो इतना क्लोजली जाके मैच आ रहे हैं, तो आज का मैच जो है ना वो कराची की टीम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वो ना जीती तो बड़ा मुश्किल होगा टूर्नामेंट में स्टे करना। तो मुझे लगता है कि अगर अब आज मैच जीती तो फिर हम लाहौर में देखते हुए नजर आएंगे, नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मैच अगर 4 हार जाएंगे तो ऑलमोस्ट 10 से 11 मैच जो है वो टूर्नामेंट में खेलने हैं। तो अगर 10 में से 6 हार जाएंगे, बाकी टीमें भी तो जीत रही हैं। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसकी ब्यूटी जो मैचेस का आज इंटरेस्ट लेवल को इंटैक्ट रखने के लिए कराची की विक्ट्री ओबियसली बहुत वाइटल है। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, आपकी बड़े ज़बरदस्त किस्म के एनालिसिस सुन के। मेरा होपफुली हमारे व्यूवर्स ने भी इंजॉय किया। इज़हार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया टाइम का। नाज़रीन, आपने आज का शो देखा। इंशाल्लाह कल सेम टाइम आपसे दोबारा मुलाकात होगी PSL स्पेशल ट्रांसमिशन में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।